ये हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बायो से है। इसके पिछले वाले सेट में बायो मल्टीविटामिन पार्ट 1 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को किया है। चलिए बाकी के 50 क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं, काफ़ी मस्त कंटेंट के साथ बाबू आप लोगों के बीच आए हुए हैं हम। आप लोग का अगला क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस बार के बोर्ड के पेपर में बाबू। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी है, यही कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है बाबू सोचने के लिए, बी है हृदय स्पंदन के लिए, सी है शरीर के संतुलन के लिए, डी है इनमें सभी के लिए। तो चलिए बाबू ऑप्शंस पे बात कर लेते हैं। मस्तिष्क, लाजमी बात है कि देखिए मस्तिष्क के कारण ही मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो सोच सकता है। हृदय स्पंदन के लिए, जब कभी बाबू तनाव वाली बातें आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपका हृदय स्पंदन यानी कि हार्ट बीट बढ़ जाता है। क्या होता है? हार्ट बीट बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी उत्तरदायी है। बॉडी के हर पार्ट में बाबू बैलेंस बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज़ एब्सोल्युटली राइट है मेरे भाई। यहाँ पे इनमें सभी बहुत मस्त ऑप्शन है आपका, इनमें सभी बहुत मस्त ऑप्शन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में रुधिर क्षमता है, यानी रुधिर का मतलब होता है मेरे भाई रक्त होता है। रुधिर का मतलब क्या होता है? रक्त, यानी कि ब्लड होता है। ठीक है, रुधिर क्षमता है ए फेफड़े में, बी वुमेन संपुट में, सी कुंडलित नालिका में, डी मूत्रवाहिनियों में। तो देखिए मेरे भाई फेफड़े में रुधिर तो क्षमता नहीं है, लेकिन शुद्ध जरूर होता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन मिलाया जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं बाबू ऑप्शन का। तो देखिए यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र का दो पार्ट है, वुमेन संपुट और कुंडलित नालिका। ये जो है नेफ्रॉन का भाग है। किसका भाग है बाबू? नेफ्रॉन का भाग है। तो नेफ्रॉन का भाग है, तो चलिए देखते हैं राइट ऑप्शन क्या है। राइट ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है बाबू, मूत्रवाहिनियों में। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट है, मूत्रवाहिनियों में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वुमेन संपुट उत्तरदायी होता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के लिए, और कुंडलित नालिका बाबू मूत्रवाहिनियों तक बाबू सभी पदार्थों को पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है रुधिर एक तरल माध्यम है। रुधिर तरल का माध्यम क्या है? ए पीत, बी एंजाइम, सी अणु, डी प्लाज्मा। कह रहा है कि रुधिर का जो है तरल भाग यानी कि रक्त का तरल माध्यम क्या है? तो देखिए रक्त में तरल रूप में बाबू पित्त रस तो नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ये हो ही नहीं सकता आपका। बी एंजाइम, एंजाइम पाया जाता है लेकिन ठोस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? ठोस के रूप में पाया जाता है। सी अणु, ये तो बाबू क्वेश्चन से दूर ही है। और बाबू डी पार्ट, डी इज ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली राइट। प्लाज्मा जो है रक्त का पार्ट है। ठीक है, प्लाज्मा जो में तरल के रूप में जो पाया जाता है रक्त में बाबू उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि ईसीजी का पूरा नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, बी है आपका इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम, सी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सी है इलेक्ट्रोकॉर्पोरेशन ग्राम, डी इनमें से कोई नहीं। बात कीजिए मेरे बाबू राइट आंसर का, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इज बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो रहा है, लेकिन होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है इसका। ठीक है, ये गलती से लिख दिया है यहाँ पे लेकिन होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्या होता है? ग्राफ होता है। बी इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे। ठीक ना, बी इज एब्सोल्युटली राइट है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कह रहा है कि प्रत्येक गुर्दे यानी कि प्रत्येक ब्रिक में कितने नेफ्रॉन की संख्या उपलब्ध होती है या कितने नेफ्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए है लगभग 10 लाख, बी है लगभग 12 लाख, सी है 9 लाख, डी है आपका बाबू लगभग 8 लाख। बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। लगभग 12 लाख के आसपास, अप्रॉक्स 12 लाख बाबू उपलब्ध होता है। क्या होता है? अप्रॉक्स 12 लाख उपलब्ध होता है। क्या बाबू? नेफ्रॉन। किसमें? ब्रिक में, एक ब्रिक में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त है मेरे भाई।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कारणवश किसी मनुष्य का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा। ए, उत्सर्जन बंद हो जाएगा, बी, दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगा, सी, मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाएगी, डी, कोई नहीं। तो देखिए मेरे भाई, बात की जाए यहाँ पे राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। दूसरा वृक्क, एक वृक्क अगर बाबू किसी व्यक्ति का एक वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो दूसरे वृक्क से बाबू कार्य हो सकता है, ठीक ना, काम चलेगा दूसरे वृक्क से। बहुत सारे लोगों का तो एक ही वृक्क पाया जाता है, ठीक है, एक ही वृक्क होता है, किसी कारणवश अगर एक खराब हो जाता है तो उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि उस व्यक्ति का फाइनली डेथ हो जाता है, नहीं, ठीक ना। जब दोनों काम करना बंद कर देगा तब उसे बाबू एक मानव निर्मित मशीन है जिसको हीमोडायलाइजर मशीन कहा जाता है, और उसमें डायलिसिस प्रक्रिया द्वारा रक्त को शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में रहने वाला है। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। ए, उत्सर्जन, बी, श्वसन, सी, पोषण, डी, परिवहन। तो देखिए बाबू, जैव प्रक्रम पहले कहते किसे हैं, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जैव प्रक्रम कहलाती है। उसमें श्वसन, परिवहन, पोषण, उत्सर्जन सभी आ जाते हैं। और बात की जाए वृक्क का, तो वृक्क एक बाबू उत्सर्जी तथा पुनः अवशोषी अंग है, यानी कि बाबू ये एक्सक्रेशन सिस्टम, ठीक ना, एक्सक्रेटरी सिस्टम में भाग लेता है, उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता है। तो वृक्क एक उत्सर्जी अंग है। क्या है? उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। ए बबूल, बी आपका कनेर है, सी आपका पीपल है। देखिए बाबू, बबूल से जो निकलता है वो गोंद निकलता है, कनेर से तो पता नहीं है, लेकिन पीपल से भी दूध निकलता है। पीपल से जो उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, दूध निकलता है। तो रेजिन बाबू, बात की जाए रेजिन का, तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। चीड़ नाम के पेड़ से रेजिन निकलता है। रेजिन जो प्राप्त होता है चीड़ नाम के पेड़ से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उत्सर्जन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पादप से है मेरे दोस्त। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसको। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। ए पत्तियों में, बी छाल में, सी कोशिका रिक्तिकाओं में, डी इनमें सभी में। बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो राइट आंसर यहाँ पे बाबू ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। अब कारण देखिए बाबू, किसी भी पौधे के अगर पत्तियों को आप तोड़िएगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता है, वो उत्सर्जी पदार्थ होता है, ठीक है। इसके साथ ही बाबू छाल को अगर काट दीजिएगा तो कुछ देर बाद, अगर मान लीजिए बाबू सहजन के वृक्ष को छील दिया जाए तो कुछ दिन बाद वहाँ से चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे गोंद हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? गोंद कहते हैं। तो वो बाबू छाल में भी उपस्थित होता है और कोशिका रिक्तिकाओं में भी उपस्थित होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन मेरे भाई फिर आ गया, सेम क्वेश्चन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ए पोषण से, बी श्वसन से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। तो देखिए मेरे भाई, वृक्क संबंधित है किससे मेरे भाई? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। किससे? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई। वृक्क होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। अग्न्याशय तो बाबू अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। आंख तो उत्सर्जी अंग है ही नहीं। और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट, वृक्क, ठीक है। चलिए देखते हैं। इंग्लिश में इसको किडनी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त है कि किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। ए संवेद, बी किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है। ए संवेद, बी दुग्ध, सी श्लेष्मा, डी स्नेह, ठीक है। तो बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो राइट आंसर ए इज एब्सोल्युटली राइट, स्वेद, ठीक है, स्वेद, ठीक है, स्वेद।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्यों में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है या किससे होता है? ऑप्शन ए वृक्ष से, बी त्वचा से, सी फेफड़ा से, डी यकृत से। देखिए बाबू, जितने भी श्वसन से संबंधित कार्य होते हैं वो किससे होते हैं बाबू? फेफड़ा से होते हैं। किससे होते हैं? फेफड़ा से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट है मेरे भाई। अगर बाबू बात की जाए यहाँ पे, अगर नासिका होता तो नासिका भी गलत आंसर हो जाता, ठीक ना। नासिका को भी टच नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि नाक एक बाबू श्वसन रास्ता है, न कि श्वसन अंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करता है या यूरिया बनाता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया का निर्माण करता है? ए है यूरिक अम्ल, बी एमिनो अम्ल, सी ऑक्सीजन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बाबू NH3 वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। अमोनिया जो होता है NH3 होता है, और हमको पता जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बाबू यहाँ पे बनता है क्या? NH2CONH2। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराग नालिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? अनुवर्तन के बारे में बाबू बात की जाए, अगर अनुवर्तन पहले कहते किसे हैं जान लीजिए आप लोग। अनुवर्तन कहते किसे हैं? चलिए, अनुवर्तन कहते किसे हैं? तो जब बाबू किसी भी पौधे का कोई भी अंग किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा बाबू इधर उधर, ठीक ना, या फिर भौतिक प्रक्रिया के द्वारा बाबू टेढ़ा मेढ़ा जब जाता है, तब इस घटना को बाबू अनुवर्तन कहते हैं। और यह बाबू अनेकों प्रकार का होता है। जब बाबू गमले में गिरे हुए गमले से पौधा जो है ना ऊपर की ओर जाता है तो इसे प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं, ठीक है। इसको एक प्रयोग द्वारा समझाए भी हम, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन करेंगे। परागनालिका का बीजांड की ओर वृद्धि किस प्रकार का अनुवर्तन है? ए एंजाइम का अनुवर्तन, बी रसायन का अनुवर्तन, सी प्लाज्मा, और डी है आपका रसायन अनुवर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। रसायन अनुवर्तन, ठीक ना, रसायन अनुवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी मस्त क्वेश्चन मेरे भाई। कह रहा कि इनमें से किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है एमिनो अम्ल, बी है वसा अम्ल, सी है ग्लूकोज, डी है सुक्रोज। बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बाबू देखिए हम लोग के बॉडी में बनता क्या है? भोजन श्वसन के फलस्वरूप बनता है बाबू ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से ही बॉडी में ऊर्जा का उत्पादन होता है, और इसका बाबू सामान्य सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है? C6H12 और O6। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी मस्त क्वेश्चन रहा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचता है, ठीक है, या पहुंचाया जाता है? पौधे किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है या पहुंचता है? तो ऑप्शन ए है बाबू विसरण के द्वारा, बी है किण्वन के द्वारा, सी है बाबू प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, डी है ए और बी दोनों के द्वारा, ठीक है। बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट, विसरण के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? विसरण के द्वारा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है। ए संश्लेषण, बी दहन, सी विघटन, डी परिवर्तन। तो बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट, विघटन होता है। क्या होता है मेरे भाई? विघटन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाबू आपके पूरे रेस्पिरेशन चैप्टर में ही नहीं है,
ठीक ना। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में पूर्ण होता है। ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, बी है कोशिका द्रव्य में, सी है हरित लवक में, डी है कोशिका झिल्ली में। बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो राइट आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई, बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो अवायवीय श्वसन है कोशिका द्रव्य में ही पूर्ण हो जाती है। ठीक है, और आंशिक रूप से इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मनुष्य की सांस लेने और छोड़ने को कहा जाता है। ए श्वसन, बी श्वासोच्छवास, सी निश्वसन, डी निःश्वसन। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट बाबू। जब सांस लेने और छोड़ने की घटना जो होती है उसे मिला करके बाबू श्वासोच्छवास कहते हैं। इसमें दो घटनाएं घटती है, एक निःश्वसन एक निःश्वसन। ठीक ना। जो निःश्वसन होता है इसमें बाबू बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन को लिया जाता है और निःश्वसन में अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध होने से पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। आणविक ऑक्सीजन कह रहा है कि आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से, यानी कि अवायवीय श्वसन कह रहा है। जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है तो बाबू अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है। तो पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है। बात किया जाए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बात की जाए ऑप्शन का, तो ऑप्शन ए है लैक्टिक अम्ल, बी है इथेनॉल, सी है सेट्रिक अम्ल, डी है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तब होता है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट, लैक्टिक अम्ल। क्या होगा मेरे भाई, लैक्टिक अम्ल। और इसी कारण बाबू खिलाड़ियों के शरीर में या दौड़ते वक्त धावकों के शरीर में क्रैम्प या दर्द का आभास भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं मेरे भाई। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होता है। ए जड़, बी रंध्र, सी तना, डी टहनी। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। जिस प्रकार से मनुष्यों में बाबू नासिका गैसों के आदान प्रदान के लिए नाक पाया जाता है, उसी प्रकार से पौधों में रंध्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है। ये पत्तियों टहनियों सभी पार्ट में उपस्थित होता है। ठीक है, ये छोटा छोटा छिद्र है जिससे हवा निकलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन मेरे भाई बार बार आ रहा है कि मनुष्यों में सांस को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मेरे भाई। लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छवास। क्या कहते हैं, श्वासोच्छवास। ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस बार के लिए एकदम भेभी है, ये इस बार आ रहा है पेपर में आपके। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। ए ग्लूकोज, बी सुक्रोज, सी स्टार्च, डी ऑप्शन क्या है, प्रोटीन। बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट बाबू। और फलों का जो मीठा होना भी होता है ना, ये सुक्रोज के कारण ही होता है। फलों में भी सुक्रोज ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इस पूरे सेट का लॉलीपॉप क्वेश्चन है मेरे भाई। इस सेट का पूरे लॉलीपॉप क्वेश्चन है। रक्त इनमें किनकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। ए थ्रोम्बिन, बी हीमोग्लोबिन, बी थ्रोम्बोप्लास्टिन, अगला है बाबू फाइब्रिन। अगला है क्या आपका, फाइब्रिन। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट के कारण रक्त लाल दिखाई देता है और इसी हीमोग्लोबिन के कारण बाबू रक्त को ऑक्सीजन का वाहक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हृदय के वेशमों का सिस्टोल, हृदय के वेशमों का बाबू शिथिलन कहलाता है। ए सिस्टोल, बी डायस्टोल, सी हृदय संकुचन, डी तालाब बंद। ठीक है, तो बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। जब शिथिलित होता है तो इसे डायस्टोल कहते हैं, और जब बाबू और इसके एक एंटी क्रिया होती है जिसे सिस्टोल कहा जाता है। ठीक है, और जब दोनों घटनाएं हो जाती है, संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है, तो इसे हृदय संकुचन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि मनुष्य की हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो ये तो बाबू ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी में ब्लड कितना है उस हिसाब से, लेकिन एवरेज एक अप्रोक्स लगभग एवरेज एक है बाबू 72 बार, क्योंकि मनुष्य के शरीर में जो ब्लड पाया जाता है 5.5 लीटर पाया जाता है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बाकी बॉडी के बनावट पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। फेफड़े में शुद्ध होने के बाद रक्त हृदय के किस कोष्ठ से निकलता है? ए दायां अलिंद, बी दायां निलय, सी बायां अलिंद, डी बायां निलय। बात किया जाए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे बायां अलिंद, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। हृदय में देखिए मेरे भाई, ये वाला आपका हृदय है, ये केवल दिखाने वाला हृदय है, साइंस वाला ये नहीं है। इसमें 4 चेम्बर पाए जाते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो बाकी बाबू ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले भाग को निलय कहा जाता है, ठीक है। तो इधर लेफ्ट वाले यहाँ से होकर के गुजरता है, ठीक है, यहाँ से शुद्ध होने के बाद यहाँ से होकर के गुजरता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल और खनिज लवण प्रायः किस ऊतक के द्वारा मिट्टी से ऊपर की ओर जाता है? तो देखिए बाबू, जल के परिवहन के लिए पौधों में एक ऊतक पाया जाता है जिसे जाइलम के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। फ्लोएम बाबू भोजन के परिवहन के लिए सहायक होता है, ठीक ना। जाइलम एक दिशीय ऊतक है, फ्लोएम बहुदिशीय ऊतक है, ठीक है। जाइलम में चालनी नालिकाएं पाई जाती है, जबकि फ्लोएम में चालनी नालिकाएं नहीं पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से देखिए हम आपको अंतर भी कराते चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? तो देखिए बाबू, मूत्रवाहिनियाँ, ये तो ब्लैडर है, सॉरी ये भेन है, और शुक्रजनन नालिका ये तो बाबू उत्सर्जन से है ही नहीं, ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट बाबू, ब्रिक नालिका या नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य का एक प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो यहाँ पे उत्सर्जी अंग का बात किया जाए बाबू और प्रमुख का बात किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे उत्सर्जी अंग बाबू देखिए, अगर या उत्सर्जी अंग का बात किया जाए तो यहाँ पे ब्रिक है। अग्न्याशय एक क्या है बाबू? अंतःस्रावी ग्रंथि है। और बाबू यकृत एक क्या है? बाह्य स्रावी ग्रंथि थे। और उसके साथ ही बाबू फेफड़ा क्या है? फेफड़ा आपका बाबू श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि मनुष्य में मुख्य नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जी होता है, या बाबू मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है? ए अमोनिया, बी यूरिया, सी है यूरिक एसिड, डी है ग्वानिन। तो बात किया जाए मेरे बाबू, मनुष्य से निकलने वाले तो हमारे पेशाब में बाबू यूरिया का मात्रा होता है। क्या होता है मेरे भाई? यूरिया होता है। अब ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। यूरिया का सूत्र अगर बात किया जाए बाबू, तो इसका सूत्र होता है NH2CONH2। चलिए देखते हैं, बात किया जाए अमोनिया का सूत्र, तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनियम का बात किया जाए तो NH4 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। किससे मेरे भाई? उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। कह रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं। ए एंजाइम, बी रक्त, सी लसिका, डी उपयुक्त सभी। बात कीजिए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है। जितने भी जैव उत्प्रेरक पाए जाते हैं उन्हें एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं, ठीक है। अब पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र जो गैसीय विनिमय में सहायक होते हैं कहलाते हैं। ए हरित लवक, बी रंध्र, सी जाइलम, डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। अभी बात किए कि जो पत्तियों में या तनाओं में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे हवाओं का स्थानांतरण होता है, उसे रंध्र कहा जाता है, यानी कि स्टोमाटा, इंग्लिश में इसको स्टोमाटा कहा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबू अगला क्वेश्चन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? तो ए है टाइलिन, बी है लाइपेज, सी है जाइमेज,
डी है उपयुक्त सभी। तो बात की जब वो राइट आंसर का, तो यहाँ पे ए इज एब्सोल्युटली राइट। लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसे टाइलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइलिन कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि क्षुद्रांत के भीतरी सतह पर पाए जाने वाले ऊर्जा अवशोषक। तो देखिए बाबू, क्षुद्रांत से पहले तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो ये देखिए छोटी आंत को कहा जाता है। किसको मेरे भाई? छोटी आंत को। किसको? छोटी आंत को। छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत। तो छोटी आंत को बाबू क्षुद्रांत कह रहा है कि छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाए जाने वाला ऊर्जा अवशोषक भाग है। तो बॉडी में बाबू ऊर्जा के निर्माण के बाद ऊर्जा का अवशोषण छोटी आंत के इलियम के बिलाई वाले भाग में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है भाई बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका द्रव, सी केंद्रक, और डी है आपका रिक्तिका में। तो ये बाबू कार्य जो पूर्ण होता है, ये जो कार्य आपका पूर्ण होता है कोशिका द्रव में पूर्ण होता है। और इसके बाद बाबू माइटोकॉन्ड्रिया वहीं पर उपस्थित होता है और यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका द्रव में ये क्रिया पूर्ण हो जाती है बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉस्फेट जो एटीपी के अंतस यानी कि अंदर रहता है, टूटने पर कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ठीक है, बात किया जब वो ऑप्शन का, तो ऑप्शन ए है आपका 30.5 किलो जूल पर मोल, 40.5 के किलो जूल पर मोल, 32.5 किलो जूल पर मोल, 10 किलो जूल पर मोल। ठीक है, बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो बात की जाए यहाँ पे राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वसा का वहन शरीर के अंदर किसके द्वारा होता है? ए आमाशय के द्वारा, बी यकृत के द्वारा, सी लसिका के द्वारा, डी अस्थि के द्वारा। ठीक है, वसा एक स्थान से किसके माध्यम से जाता है? तो बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि ग्लूकोज के अणु के किण्वन में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए 25 किलो कैलोरी, बी 15 किलो कैलोरी, सी 20 किलो कैलोरी, डी है आपका क्या मेरे भाई? डी है आपका 10 किलो कैलोरी। ठीक है, बात की जाए बाबू राइट आंसर का, तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट, 25 किलो कैलोरी। ठीक है, 25 किलो कैलोरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज के एक अणु के संपूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? ए 2500 किलो जूल, बी 2830 किलो जूल, सी 2600 किलो जूल, और डी है आपका 30 किलो जूल। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट, 2830 किलो जूल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन काफ़ी मस्त क्वेश्चन, इस पूरे सेट का लॉलीपॉप क्वेश्चन मेरे भाई। देखो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है क्या है? यहाँ पे ब्रिक की रचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई है नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है। तंत्रिका कोशिका मत मार देना मेरे भाई गलती से। यहाँ पे तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है, जो कि मानव मस्तिष्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी मस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। प्रोटीन और इसके यौगिक के संश्लेषण के लिए कौन तत्व अनिवार्य है? संश्लेषण के लिए ए फास्फोरस, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी सिल्वर। तो बाबू प्रोटीन और इसके यौगिक के संश्लेषण के लिए ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। नाइट्रोजन अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? नाइट्रोजन अनिवार्य है। नाइट्रोजन का बाबू परमाणु संख्या संकेत N होता है, परमाणु संख्या 7 होता है। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 और इसका संकेत P होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का संकेत O होता है और इसका परमाणु संख्या 8 होता है। सिल्वर का संकेत Ag होता है और इसका परमाणु संख्या बाबू 47 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियों पे क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ काट पर हरे रंग के बिंदु को क्या कहते हैं? हरित लवक, कोशिका भित्ति, सी केंद्रक, डी इनमें से कोई नहीं। बात किया जाए बाबू राइट ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट बाबू। पत्तियों पे जो इस प्रकार के बाबू कुछ ये दो, अगर मान लीजिए कोई आपका पत्ती है तो इस पे जो बाबू इस प्रकार का जो काट पाया जाता है, इस काट को मेरे भाई हरित लवक के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? हरित लवक के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पादप परजीवी है? ए आम, बी पीपल, सी अमरबेल, डी शहतूत। बात किया जाए परजीवी का तो वैसा पौधा जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पौधे पे आश्रित हो या किसी दूसरे जीव पे आश्रित हो बाबू, उसे परजीवी कहते हैं। तो यहाँ पे अमरबेल है। क्या है? अमरबेल। इसको बाबू बोलचाल के भाषा में गिलोई के नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? गिलोई के नाम से जानते हैं, ठीक ना। बाकी इससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझ जाइएगा गिलोई किसको बोलते हैं। गाँव में ये पेड़ों पर काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू, स्टार्च को तोड़ने वाला एंजाइम है? ए एमाइलेज या एमिलेस, बी लाइपेज, सी पेप्सिन, डी उपयुक्त सभी। बात किया जाए बाबू राइट ऑप्शन का तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट है बाबू। एमाइलेज के नाम से जाना जाता है और स्टार्च को जो एंजाइम तोड़ता है उसे एमाइलेज कहा जाता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है काफ़ी मस्त क्वेश्चन कि जठर ग्रंथि से आमाशय की जठर ग्रंथियों से कौन सा अम्ल स्रावित होता है? ए HCl, बी H2SO4, सी HNO3, डी उपयुक्त सभी। तो आमाशय की जठर ग्रंथियों से बाबू जो अम्ल स्रावित होती है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है। कौन सी अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी पेशी भोजन को आगे धकेलने के लिए सहायता करती है? मांसपेशियां, स्पिक्टर, कोशिका झिल्ली, इनमें से कोई नहीं। बात कीजिए बाबू राइट ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट। लास्ट क्वेश्चन बाबू, इस पूरे सेट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं वह प्रक्रम जिसके द्वारा रंध्रों में CO2 और O2 का विनिमय होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट बाबू, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार आ रहा है। विसरण बी, ठीक है, विसरण होता है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट बाबू, 4। मनुष्य के हृदय में 4। अगर मेढक में पूछेगा तो 3 और मछलियों में बाबू 2, मछलियों में 2 पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखिए बाबू अगला क्वेश्चन का क्या है कि कट जाने पर कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त बहना रोक देती है? तो बाबू ऑप्शन ए है RBC, बी है WBC। RBC का काम है बाबू ब्लड का परिवहन कराना, शोषण कराते रहना, हार्ट बीट को चालू रखना, ठीक है। WBC का काम है बाबू रोग प्रतिरोधी क्षमता। ये बाबू बॉडी में BSF का काम करता है। अगर आपके बॉडी में कोई रोग आता है तो पहले WBC से लड़ता है। अगर आपका WBC कमज़ोर पड़ जाता है तब आपको रोग प्रभावित करता है। और बाबू ब्लड जमाने का अगर बात की जाए, बहने से रोकने का बात की जाए तो ये प्लेटलेट का काम है बाबू। किसका काम है? प्लेटलेट का काम है। किसका? प्लेटलेट का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ यानी कि बीच में क्या बनता है बाबू? पायरुविक अम्ल की लैक्टिक अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपयुक्त सभी। बात की जाए बाबू राइट ऑप्शन का तो ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। किसका मेरे भाई? पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्सर्जन तंत्र कौन है? निम्न में उत्सर्जन तंत्र कौन है? ए है वृषण, बी है उदर, सी है वृक्क, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट मेरे भाई। मिलते हैं और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी ऑफिशियल। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।